Hello everyone, welcome to the next lecture of mole concept. In the last lecture we have discussed about molarity and the points related to molarity like dilution law and the mixing of two solutions. And इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे अदर कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा कंसंट्रेशन टर्म जिस पे ज़्यादातर बातें होती हैं वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिया था। ठीक है, अब ज़्यादा पार्ट एक्चुअली इस चैप्टर का बचा नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन टर्म है एंड देन फिर एक न्यूट्रलाइजेशन वाला पार्ट है। ठीक है, जो इसमें बाकी रहता है। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, वो हम लेंगे, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ओके। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो कि दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को हम मोल परसेंटेज भी बोल देते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड मोल परसेंट। मोल परसेंट कैसे मैं बात करूंगा, जैसे मान लो दो कंपोनेंट है, ए है और एक बी है, दो तरह के कंपोनेंट हैं, उनके मोल हैं एन ए और एन बी। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकालूंगा मैं, दैट इज ये एक तो रिप्रेजेंट होता है काई से, मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है, ठीक है, वो है ये जो काई होता है स्टाइलिस एक्स। ठीक है, उससे रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज नथिंग बट मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल, मतलब मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन में मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ठीक है, ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इस तरह से दिखाया जाता है, मतलब उसके मोल अपॉन टोटल मोल। अगर मोल फ्रैक्शन का समेशन करें, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अगर सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का समेशन करते हैं तो वो क्या निकल कर आता है, दैट इज 1 निकल कर आता है ऐड करने पर। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर एक पता हो तो दूसरा निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके। क्लियर है। और मोल फ्रैक्शन अगर कहीं ना कहीं हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब दो कंपोनेंट हैं या तीन कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन जो लाई करता है हमारा, वो 0 से 1 में लाई करता है। 0 भी नहीं होगा, 0 होगा तो इसका मतलब कुछ नहीं है। 1 भी नहीं होगा, 1 का मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा क्या है, एक ही कंपोनेंट है। तो इन्हें इन्हें मिक्सचर और जिसमें दो तीन तरह की चीजें होती हैं, उसमें मोल फ्रैक्शन 0 से 1 में लाई करता है। क्लियर, ओके। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि एक टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है। जैसे मोलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो जिन भी कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम वॉल्यूम आता है, ठीक है, तो उस वाले कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से वॉल्यूम एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उससे कंसंट्रेशन टर्म बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा या बदलेगा टाइप से। ठीक है, तो मोलैरिटी को अगर मैं यहाँ बोलूँ तो क्या बोलेंगे हम लोग, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर है। तो मोलैरिटी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बट मोल फ्रैक्शन में तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको, दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इट इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। ओके, नाउ क्वेश्चन लेकर देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है दैट इज 44 ग्राम CO2 एंड 48 ग्राम O2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ। ठीक है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मोल्स होने चाहिए। ठीक है, तो पहले अगर CO2 के मोल्स की बात करूं, मोल्स ऑफ CO2, तो क्या आएगा, 44 अपॉन क्या होता है, दैट इज 44 ही होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 1 मोल हो जाएगा। क्लियर। एंड मोल्स ऑफ O2 की अगर बात करें तो क्या होगा, 48 अपॉन 32, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1.5। तो दोनों का समीशन मोल क्या हो जाएगा, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालो तो वो क्या आएगा, मोल कितने हैं इसके, 1, इसके मोल कितने हैं 1 अपॉन टोटल मोल कितने हैं 1 प्लस 1.5, कहने का मतलब 1 अपॉन 2.5, ये चीज निकल कर आती है हमारी 0.4। 0.4 का मतलब यही है कि 40% क्या है, ये है। 40% कौन है, CO2 है। अगर मोल फ्रैक्शन बदल जाए तो मोल परसेंटेज का आइडिया लग जाता है, दैट इज 40% क्या है, हमारा CO2 है। अब मोल्स फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालने के लिए मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर सकता हूँ, 1 माइनस
मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ठीक है। तो 1 माइनस 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 0.6। 0.6 का मतलब क्या है, दैट इज 60%। क्लियर है। तो अगर दो ही कंपोनेंट है, एक का पता चल गया तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मोल फ्रैक्शन की बात रहती है। मोल फ्रैक्शन में और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। बट हाँ, मोल फ्रैक्शन को आगे फर्दर दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स में रिलेट कराया जाता है, तो वो हम आगे बात करते हैं। तीसरे कंसंट्रेशन टर्म्स के हिसाब से बात करते हैं। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलैलिटी। अच्छा, ध्यान से देखना, ये टर्म मोलैलिटी है। जो पहले डिस्कस किया वो क्या था, मोलैरिटी। ओके, ये स्मॉल m से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये होता क्या है, बेसिकली इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होते हैं दैट इज इक्वल टू मोलैलिटी, ठीक है। अब मोलैलिटी अगर मैं लिखूं दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, बट नीचे क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, बट वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट इज नथिंग बट मोल पर केजी, ठीक है। या फिर इसको बोल देते हैं हम लोग मोलल, ठीक है। ऐसे तोतले ऐसे जैसे बोलते हैं ना, उस तरह से बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यूनिट इसकी कुछ नहीं है कि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो ये क्या है, यूनिट लेस कंसंट्रेशन टर्म है। ओके, मोल फ्रैक्शन अगर बात करें तो, ठीक है। तो यूनिट इज मोल पर केजी या फिर मोलल। ओके, तो एक मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर मान लो मैं जैसे एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, मैं अगर तुमसे पूछता हूँ कि 1 मोलल KOH सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि एक मोल क्या है, एक मोल ऑफ KOH, ठीक है, इन 1 मोल ऑफ KOH इन 1 kg ऑफ वाटर, क्योंकि सॉल्वेंट जनरली क्या होता है, दैट इज वाटर। क्लियर, तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, दैट इज 196 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 1 liter of solution, find molality of solution when density of solution, density of solution वो क्या है, that is 1.196 ग्राम पर ml। ओके, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पहले तो मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करता हूँ। मोल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 196 अपॉन 98, ठीक है। कितने आ जाएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे। क्लियर। अब ना मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए 1 kg में, मेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं, मेरे पास वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है। तो मैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से, ठीक है। डेंसिटी क्या है 1196, ठीक है। मास हमें नहीं पता, वॉल्यूम कितना है 1000 ml, तो यहाँ से मास ऑफ दिस सॉल्यूशन क्या जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1196 ग्राम आ जाएगा। बट ये तो सॉल्यूशन का मास है। अगर मैं बात करूँ मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या होगा, ठीक है, तो वो कितना होगा 1196 माइनस सोल्यूट कितना था 196, तो ये कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। मतलब ये सॉल्वेंट कितना हो गया 1 kg हो गया। क्लियर। तो मेरी मोलैलिटी जो आ जाएगी वो क्या आएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट है 2, वेट ऑफ सॉल्वेंट है 1 kg, दैट इज इक्वल टू 2 मोलल। ओके, या फिर मोल पर केजी, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसी में ही, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ लेते हैं
दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 अगर लेते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन, वो कितना है, इज 0.25। ठीक है, फाइंड मोलैलिटी। ठीक है, क्या फाइंड करना है, मोलैलिटी फाइंड करना है। ओके, नाउ देखते हैं इसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बेसिकली सिचुएशन ये है, ठीक है, कि 0.25 मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अगर मोल फ्रैक्शन और यूरिया की बात कर रहा हूँ, यूरिया तो ये है 0.25 अपॉन 1 मान लो, या फिर से मैं बोल सकता हूँ इस तरह से, दैट इज 1/4। 1/4 को क्या लिख सकता हूँ, 1/1 + 3। इसका मतलब ये तो पता चल रहा है 1 मोल अगर यूरिया के हैं तो 3 मोल किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब 1 मोल यूरिया का है, ये क्लियर हो चुका है, तो 3 मोल किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं। मोलैलिटी में यही तो चाहिए, तो मोलैलिटी में क्या चाहिए होता है, ऊपर 1 मोल क्या आ चुके हैं, सोल्यूट के, अपॉन में 3 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब 3 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, मोल्स को मास में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18 करेंगे। ठीक है, और केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बदल जाएगा हमारा, किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा, दैट इज थाउजेंड्स अपॉन 3 इंटू 18। ओके, एंड ये चीज़ निकल कर आएगी हमारी कहीं ना कहीं, दैट इज 18.51 मोलर। ओके, अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी डायरेक्ट होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन अगर दे रखा हो हमें, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मतलब मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इन टू में क्या कर देते हैं, दैट इज 1000/18। एक्चुअली बात ये ऊपर वाली ही लिख दी है मैंने। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ऊपर मैंने मोल फ्रैक्शन 1 लिया है। ठीक है, नीचे 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, दैट इज 3। यहाँ पर टोटल वाला चीज़ अगर बात करें, जैसे अगर 0.25 लेते तो नीचे क्या हो जाता, 0.75 हो जाता, इंटू 18/1000। तो इससे भी डायरेक्ट हम लोग ये आंसर निकाल सकते हैं। मतलब मोल फ्रैक्शन को डिटेल करने की कोशिश करो। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, उसके मोल अपॉन टोटल मोल्स। ओके, क्लियर है। ठीक है, नाउ सिमिलरली हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन से यहाँ क्या निकाला, हमारा मोलैलिटी निकाल दिया। अगर मैं क्वेश्चन इस तरह से देता हूँ कि फाइंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 3 मोलल NaOH एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो सिचुएशन क्या होगी, देखो यहाँ पहले तो 3 मोलल का मतलब समझते, 3 मोलल का मतलब क्या, 3 मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, और किसमें, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यही मतलब है। तो 3 मोल्स आ गए इसके, सॉल्वेंट 1 kg है, तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास हैं, कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वो कितना होगा, दैट इज थाउजेंड्स अपॉन दैट इज थाउजेंड्स अपॉन 18। ठीक है, तो वो कितना होगा, 55.5 मोल्स बेसिकली आएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर निकालना चाहूँ, तो वो कितना आएगा, दैट इज 3 अपॉन एडिशन, दैट इज 58.5। ठीक है, और अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहूँ, ठीक है, तो वो कितना आएगा, दैट इज 55.5 अपॉन में 58.5। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों मोल फ्रैक्शन निकल जाते हैं। क्लियर है। ठीक है, नाउ ये वाली बात हुई हमारी किसकी, दैट इज हमारा थर्ड मोल फ्रैक्शन को लेकर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कुछ ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जो परसेंटेज में होते हैं। ओके,
कुछ ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जो परसेंटेज में होता है, दैट इज परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कौन कौन से, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, उस तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स है ये, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। तो देखो दो चीजें हैं, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला। परसेंटेज वेट बाय वेट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो दिस इज नथिंग बट परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू होता है दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है वेट बाय वेट का मतलब। दैट मीन्स अगर 20% है वेट बाय वेट के ओ एच ऐसा करके कुछ दे रखा है, तो इसका मतलब क्या समझना, दैट इज 20 ग्राम है किसका, के ओ एच का, ठीक है, और किसमें, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम लोग सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं, और सॉल्वेंट का अगर मास आ गया तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब इस तरीके से होता है ना। दूसरा होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमारा क्या होता है, देखो ऊपर वाला जो चीज़ है वो सोल्यूट को बताता है, नीचे वाला सॉल्यूशन को बताता है। तो ऊपर वाला दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में नीचे क्या है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बस ध्यान ये रहे कि ऊपर अगर ग्राम में है तो नीचे क्या रहेगा, अगर ऊपर वाला ग्राम में दे रखा है तो नीचे वाला किस में रहना चाहिए, ml में, ठीक है। ऊपर वाला अगर केजी में तो नीचे वाला लीटर में। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, जैसे अगर मैं बोलता हूँ 15% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन नॉर्मली क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा दैट इज 15 ग्राम है क्या, यूरिया इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में 15 ग्राम क्या है, यूरिया है, 100 ml सॉल्यूशन है। क्लियर। नाउ थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में अगर हम डिफाइन करें तो ऊपर भी वी है, नीचे भी वी है, दैट इज मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है, दैट मीन्स अगर मैं कुछ ऐसा देता हूँ, दैट इज एग्जाम्पल के तौर पे कि 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या है, इथेनॉल, ठीक है। और वो किस में है, इथेनॉल सॉल्यूशन है। 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, दैट इज 6 ml है किसका, इथेनॉल का, ठीक है, इन 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर। मतलब यहाँ पर देखो वॉल्यूम वॉल्यूम में हम लोग प्लस माइनस वाला सीन नहीं करते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी चाहिए होती है। अच्छा, ये वही अल्कोहल है जो जनरली यूज में ली जाती है, ठीक है, जो बियर या इस टाइप की कंसंट्रेशन जो जनरली रहती है, जो भी चीज़ें वॉल्यूम में कहीं ना कहीं पैक्ड होती हैं, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन अक्सर इस चीज़ में रहती है, ठीक है। क्लियर हो रही बात ये वाली, ठीक है। नाउ आगे अगर मैं इसमें बात करूं, ठीक है, इनकी मदद से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। मोलालिटी, मोलारिटी और ये सब परसेंटेज वेट बाय वेट के हिसाब में दी होती है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सो दैट आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। दैट इज 120 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, इज प्रेजेंट इन 2 kg सॉल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखी है वो दे रखी है 2 ग्राम पर ml दे रखी है। क्लियर। अब नाउ फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी,
ठीक है, कोमा परसेंटेज वेट बाय वेट, कोमा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये चीज़ें हमको निकालनी है, डायरेक्ट निकल जाएंगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बस तुम्हें वो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है उसका अमाउंट पता होना चाहिए। ठीक है, डेंसिटी भी दे रखी है जिससे कि हम वॉल्यूम में भी दे सकते हैं और मास में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। जब आप निकालोगे, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना, अगर आंसर आपका मोलैरिटी का 1.6 आ रहा है तो सही है, और परसेंटेज वेट बाय वेट अगर 6% आ रहा है तो सही है, एंड परसेंट वेट बाय वॉल्यूम अगर 12% आ रहा है तो सही है। ठीक है, ये आंसर्स है, एक बार अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे बढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज नॉर्मेलिटी। ओके, नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन टर्म्स के अगर लाइन में बात करें हम लोग, तो हमने ये डिस्कस किया। ठीक है, थर्ड मोलैरिटी, फोर्थ, फिफ्थ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिफ्थ, ओके, फिफ्थ है दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज कैपिटल एन। ठीक है, नॉर्मेलिटी को हम अगर डिफाइन करें तो बेसिकली कुछ इस तरह से होता है, दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग, जैसे हम मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। अब मैं ये बता देता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट है क्या बेसिकली। तो ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू होता है दैट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स इनटू एन फैक्टर क्या होता है हमारा, ग्राम इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो बस नॉर्मेलिटी का कहना यही है, नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट इक्वल टू, ठीक है, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, और अपॉन में आता है दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो कि लीटर में होता है। अब ग्राम इक्विवेलेंट को अगर मैं लिखूं तो दैट इज क्या होगा, मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, और अपॉन में क्या होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारा मोलैरिटी हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, अब ये जो एन फैक्टर है ये कहीं ना कहीं नई चीज़ है। ठीक है, बाकी मोलैरिटी तो हमको पहले से निकालना आता ही है। क्लियर, इसमें कुछ नॉर्मेलिटी को कुछ अलग तरीके से नहीं लेना है। ठीक है, नॉर्मेलिटी कहीं ना कहीं पुरानी ही चीज़ों से कनेक्ट कर रही है, बस एन फैक्टर एक नई चीज़ है। ठीक है, जो हमें यहाँ पर डील कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं एन फैक्टर को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ के, एन फैक्टर बेसिकली क्या रहेगा। ठीक है, या एक काम करते हैं, चलो एन फैक्टर ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एन फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए एन फैक्टर अलग होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ तो दैट इज लिख टू फाइंड एन फैक्टर। ठीक है, पहला केस एन फैक्टर का ये है कि फॉर सॉल्ट, सॉल्ट के लिए अगर मैं बात करूँ तो एन फैक्टर कुछ और नहीं होता है, बेसिकली टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव चार्ज ऑफ द सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मतलब एन फैक्टर को अगर मैं बोलता हूँ तो दैट इज नथिंग बट टोटल पॉजिटिव चार्ज, दैट इज टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर मोड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज। ओके, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग लें तो AlCl3 के लिए अगर मैं बात करूं तो AlCl3 पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3 है, तो इसका कितना आएगा, एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होता है और सॉल्ट में पॉजिटिव निगेटिव बराबर होते हैं, तो इसलिए या तो पॉजिटिव ले लो या टोटल निगेटिव का मोड ले लो। अगर K2SO4 की बात कर रहे हैं तो इसमें टोटल पॉजिटिव कितना है, 2 है। ठीक है, या फिर हम लोग K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O भी ले रहे हैं, तो इसमें टोटल पॉजिटिव कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो टोटल कितना है, 8 है। ठीक है, टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल निगेटिव। ओके, नाउ दूसरा अगर मैं बात करता हूँ फॉर एसिड्स। ठीक है, एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है, एसिड्स के लिए हमारा एन फैक्टर होता है दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल
नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, ठीक है। ये बेसिकली किसके बराबर होता है, बेसिसिटी के भी बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दूं कि मान लो HCl है, तो HCl में एक रिप्लेसेबल H है तो 1 हो गया। दूसरा H2SO4 है, H2SO4 में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ठीक है। और अगर बात करें हम H3PO4 की अगर बात करूं मैं, ठीक है, तो उसमें कितने हैं, 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ठीक है। अब बस ध्यान ये रहे कि फॉस्फोरस के 2 ऑक्सी एसिड्स और हैं, जैसे फोर्थ अगर मैं बात करूं, जो क्या है H3PO3 है, ठीक है। और एक क्या है H3PO2 है, ठीक है। ये जो लोग हैं इनके अंदर अगर मैं बात करूं तो बेसिसिटी जो है 2 और 1 है। रीज़न क्या है कि इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें कहानी छिपी है। स्ट्रक्चर्स इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से हमारा क्या रहता है, ये ऑक्सीसिड का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करूँ, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच और एच, और नीचे वाले का पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, एच और एच, ठीक है। तो बेसिकली बेसिसिटी वही यूज होती है जो बेसिकली हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन होते हैं। जैसे ऊपर वाले में 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है ऑक्सीजन से, तो बेसिसिटी 3, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एन फैक्टर फॉर एसिड जो है वो डिफाइन होता है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आगे की बात करूँ, ठीक है, एन फैक्टर फॉर बेस, एन फैक्टर, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म्स का जो बाकी पार्ट है, ठीक है, वो जो थोड़ा सा पार्ट बचा है एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ओके, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय।